Hi aspirants and students, welcome to my यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अभी तक दो अध्याय को हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। ये तीसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय का थर्ड पार्ट है। पिछले क्लासेस में इस चैप्टर में हम लोग सिक्कों के बारे में, प्राचीन काल के सिक्कों, अभिलेख, शिलालेख, साहित्य आदि के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग आज हम लोग नया जो टॉपिक्स है, विदेशी संदर्भ, विदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। और यदि विदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हमारा एक या दो पार्ट और चलेगा, उसके बाद हमारा अध्याय ये समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ अंतिम क्षण तक जुड़े रहेंगे। तो विदेशी संदर्भ में हमारा जो है वो विदेशी संदर्भ के साक्ष्य से भी हमारा स्वदेशी साहित्य की पुष्टि की जा सकती है। भारत आए, ग्रीक आए, रोमन आया, चीनी यात्री अथवा धर्मांतरित आगंतुकों ने जो जैसा यहाँ आके देखा उसको वैसा ही लिखित वर्णन यहाँ छोड़ गए। गौरतलब है कि भारतीय स्रोतों में अलेक्जेंडर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। उसके भारतीय शोषण के इतिहास का पुनर्गठन हमें पूरी तरह यूनानी स्रोतों के आधार पर ही करना होगा। ग्रीक लेखकों ने सांद्रकोतस का उल्लेख किया है, जो ईसा पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले अलेक्जेंडर के समकालीन थे। राजकुमार सांद्रकोरास का समय ईसा पूर्व 322 में निर्धारित हुआ है। उनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की जा सकती है। प्राचीन भारत के कालक्रम निर्धारण में यह पहचान मुख्य आधार का काम करती है। चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आए मेगास्थनीज के इतिहास को केवल परवर्ती काल के पुराने लेखकों द्वारा टुकड़ों में उद्धृत अंश के आधार पर ही संरक्षित किया गया है। इन अंशों का एक साथ पाठ करने पर न केवल मौर्य प्रशासन की प्रणाली के बारे में, बल्कि मौर्य काल के सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जिस तरह से प्राचीन इतिहास के बहुत से लेखन अतिरंजन से भी है, उसी तरह इंडिका भी भ्रामकता और अतिरंजना से मुक्त नहीं है। पहली और दूसरी शताब्दी के ग्रीक और रोमन इतिहास में कई भारतीय बंदरगाहों और भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार की वस्तुओं का उल्लेख है। ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ, पेरिप्लस ऑफ द रिथ्रियन सी और टॉलमी जे जियोग्राफी से प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन हेतु मूल्यवान व महत्वपूर्ण आंकड़े मिलते हैं। इनमें पहली कृति की प्रतिलिपि का समय सन 80 से 115 माना जाता है, जबकि दूसरी के समय सन 150 निर्धारित हुआ है। अज्ञात लेखक द्वारा लिखित कृति पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लाल समुद्र, फारस की खाड़ी और भारतीय महासागर में रोमन व्यापारियों का वर्णन मिलता है। लैटिन में लिखित ग्लाइनी की कृति नेचुरलिस हिस्टोरिया पहली सदी से संबंध है और इसमें भारत इटली के बीच व्यापार का वर्णन है। भारत पर लिखने वाले अंतिम ग्रीक रोमन विद्वान को कोस्मोस इंडिकोप्लेस्टस कहा जाता है। वे मिस्र के हेलेनिस्टिक संस्कृति के केंद्र अलेक्जेंड्रिया के थे। उनके द्वारा लगभग 550 में लिखित क्रिस्वियन टोपोग्राफी में भारत और श्रीलंका में ईसाइयों के बारे में विवरण है तथा उसमें घोड़ों के व्यापार का भी उल्लेख है। चीनी यात्रियों में फाहियान
और ह्वेनसांग का उल्लेख किया जा सकता है। वे दोनों बौद्ध थे। वे बौद्ध धर्मस्थलों का दौरा करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए इस देश में आए थे। फाहियान 5वीं शताब्दी की शुरुआत में और ह्वेनसांग 7वीं सदी के लगभग मध्य में आए थे। फाहियान ने गुप्त काल में भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है और ह्वेनसांग ने हर्ष काल के भारत की स्थिति का वर्णन किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक से ग्राम चित्र, मतलब गांवों का चित्र कैसा था। तो उत्सवों, त्योहारों और पूजाओं के दौरान हुए सामुदायिक क्रियाकलाप के अवशेष प्राचीन समय के कबीलाई समाज के समानतावादी चरित्र को दर्शाते हैं। कबीले और जाति के प्रति वफादारी अभी तक बरकरार है। अनुष्ठानों के प्रचलन से हमें प्राचीन सामुदायिक जीवन, परिवार एवं विवाह संस्था की जानकारी मिलती है। उच्च जाति के लोग गाय को नहीं दूहते, हल भी नहीं चलाते। शारीरिक श्रम के प्रति उनकी अवमानना अस्पृश्यता को बढ़ावा देती है। असमानता की यह अवधारणा केवल जातियों तक ही सीमित नहीं है, वह स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध को भी रेखांकित करती है। सन 1930 तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार के बावजूद समाज में व्याप्त भेदभाव प्राचीन भारतीय समाज की प्रकृति को रेखांकित करता है। ग्रामीण रीति रिवाजों और जाति के पूर्वाग्रहों द्वारा हमारे प्राचीन राजनीतिक और समाज पर शासन करने वाले कई धर्मशास्त्रीय नियमों को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राकृतिक विज्ञान। प्राचीन भारत की इतिहास निर्मित के लिए सामाजिक विज्ञान के खोजों का उपयोग करीब 30 साल पहले शुरू हुआ। हाल में प्राकृतिक विज्ञानों का उपयोग भी शुरू हुआ है। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए रसायन शास्त्र, भूविज्ञान और जीव विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य प्रासंगिक हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है इतिहास बोध। तो इतिहास का हम लोग स्रोत देख रहे हैं, जिसमें इतिहास का बोध हमें कैसे होता है उसका हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध के अभाव का आरोप लगाया जाता रहा है। स्पष्ट है कि प्राचीन समय में उन्होंने न तो आज की तरह इतिहास लिखा, ना ही यूनानियों की तरह का इतिहास लिखा, किंतु पुराणों में हमारे पास एक तरह का इतिहास है जिसकी संख्या 18 है। 18 एक परंपरागत शब्द था पहले। हालांकि विश्वकोशीय सामग्री के रूप में पुराणों से गुप्त काल के शुरुआती शासन के वंशवादी इतिहास की जानकारी तो मिलती है। उनमें घटना स्थलों और कभी-कभी घटनाओं के कारणों और प्रभावों का भी उल्लेख मिलता है। इन घटनाओं का जिक्र भविष्यत काल में है, हालांकि वे घटनाएं बहुत पहले घट चुकी थी। पुराणों के लेखक वैचारिक परिवर्तन से अनभिज्ञ नहीं थे। यही इतिहास का सार है। पुराण 4 युगों की बात करते हैं, जिन्हें कृत, त्रेता, द्वापर और कली कहते हैं। प्रत्येक काल पिछले काल की तुलना में बदतर माना गया है और हमेशा युग परिवर्तन के बाद नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में अवमूल्यन को देखा गया है। इतिहास के महत्वपूर्ण समय और स्थान को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। कहा जाता है कि स्थान एवं काल के बदलते क्रम में धर्म अधर्म में और अधर्म धर्म में बदल जाता है। प्राचीन भारत में कई युगों की शुरुआत हुई, जिनके अनुसार
घटनाओं को दर्ज किया गया। ईसा पूर्व 57 से 58 में विक्रम संवत शुरू हुआ। सन 78 में शक संवत और सन 319 में गुप्त काल शुरू हुआ। इन अभिलेखों व रचनाओं में घटनाओं का उल्लेख समय और स्थान के संदर्भ में ही होता है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोक के शिलालेखों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक ने 37 सालों तक शासन किया। उनके शिलालेखों में 8वें से 27वें शासकीय वर्ष तक हुई घटनाओं को दर्ज किया गया है। अभी तक केवल 9 शासकीय वर्षों से संबंधित घटनाओं को ही खोजा जा सका है। भविष्य की खोज उसके शासनकाल के बाकी बचे हुए वर्षों से संबंधित घटनाओं पर प्रकाश डाल सकेगी। इसी तरह कलिंग के खारवेल ईसा पूर्व पहली सदी के जीवन काल में घटित बड़ी संख्या की घटनाएं हाथी गुम्फा शिलालेख में वर्षवार दर्ज की गई है। भारतीय लेखकों के जीवन परक लेखनों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ रहते हैं। 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस अर्ध जीवन परक रचना की शानदार शैली बाद के जीवनी लेखकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इसमें हर्षवर्धन के शुरुआती काल का वर्णन है। अतिशयोक्ति में ही सही, किंतु इसमें हर्ष के समय के दरबारी जीवन तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का उत्कृष्ट उदाहरण मौजूद है। बाद में कई अन्य चरित्र और जीवनियाँ लिखी गई। संध्या काल नंदी रचित रामचरित, जिसको 12वीं शताब्दी में लिखा गया, में केवल कैवर्त किसानों और पाल वंश के राजकुमार रामपाल के बीच हुए संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है, जिसमें रामपाल की जीत हुई। बिल्हन के विक्रमाकंदेय चरित्र में उनके संरक्षक और कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6, जिसका जीवन काल 1076 से 1127 का उपलब्धियों का बखान है। यहाँ तक कि 12वीं 13वीं शताब्दियों में गुजरात के कुछ व्यापारियों की जीवनी चरित्र भी लिखी गई थी। दक्षिण भारत में भी इसी तरह के ऐतिहासिक कृतियों की रचना हुई होगी, किंतु अभी तक उधर से ऐसी एक ही रचना प्राप्त हो सकी है। इसे मूशिका वंश कहते हैं, जो 11वीं शताब्दी में अतुल द्वारा लिखा गया था। इसमें उत्तरी केरल पर शासन करने वाले मूशिका वंश का विवरण है। हालांकि प्राचीनतम ऐतिहासिक लेखन का सबसे बेहतरीन उदाहरण 12वीं शताब्दी में कल्हण रचित राजतरंगिणी या द स्ट्रीम ऑफ किंग्स है। वह कश्मीर के राजाओं के आत्मकथाओं की एक श्रृंखला है, और जैसा कि आज इतिहास की समझ है, उस लिहाज में इसे ऐतिहासिक लेखन की विशेषताओं से संपन्न कृति माना जा सकता है।